हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हमें पढ़ना है बड़ा धक्का सिद्धांत, या इंग्लिश में इसको बिग पुश थ्योरी कहते हैं। बिग पुश थ्योरी या बड़ा धक्का सिद्धांत, जिसे रोजेस्टिन रोडान ने दिया था। पूरा नाम है पॉल एन रोजेस्टिन रोडान। 1943 में दिया था, 1943 में। इसके पहले मैं बता दूं कि विशियस साइकिल थ्योरी के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। विशियस साइकिल थ्योरी पॉवर्टी का हमने पढ़ा था, इसके पहले वीडियो है, उसको देख लीजिए। तो विशियस साइकिल खासकर जो विकासशील और गरीब देश हैं, उसमें उनको कैसे गरीबी से बाहर निकालें, क्योंकि वो एक ही चक्कर में फंस जाते हैं, लो लेवल ट्रैप में फंस जाते हैं, और उसमें उनका लो लेवल इनकम होता है, लो लेवल इन्वेस्टमेंट होता है, लो लेवल कंजम्पशन होता है, और ये चक्र पुनरावृत्ति करती रहती है अपने आप को। तो इसके लिए दो तीन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण दिए गए अर्थशास्त्रियों के द्वारा, जिसमें पहला सिद्धांत जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बिग पुश थ्योरी, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट आगे हम पढ़ेंगे। और इसी विशेष साइकिल थ्योरी से रिलेटेड है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, वो भी हम आगे देखेंगे। तो बिग पुश थ्योरी या बड़ा धक्का सिद्धांत दिया था पॉल पॉल नार्किस रोजेस्टिन रोडान। शॉर्ट में इनको रोजेस्टिन रोडान याद रहे, बहुत है। 1902 में इनका जन्म हुआ था, 1985 में इनका देहांत हुआ था। ये इनका फोटोग्राफ है। ये मूलतः ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, और 1930 में ये ब्रिटेन चले गए, लंदन चले गए, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने टीचिंग किया। 1943 में, यानी कि 1943 में एक आर्टिकल लिखा, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। यूरोप के संबंध में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, और उसी में इन्होंने जिक्र किया बिग पुश थियरी मॉडल का। तो बिग पुश थियरी मॉडल खासकर यूरोप देशों के लिए इन्होंने बनाया या प्रस्तुत किया। और यही कारण है कि जो अन्य देश हैं, अल्प विकसित या विकासशील देश, तो उसमें पूरी तरह से थियरी लागू नहीं हो पाते हैं। जो भी थियरी दिए जाते हैं आर्थिक विकास के लिए या अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, वो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं, वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं। और यूरोप के देशों के जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादातर थियरी जो होते हैं दिए जाते हैं। तो ये इसका ओरिजिन है। बिग पुश थ्योरी कहाँ से है? तो रोजेस्टिन रोडान ने 1943 में, 1943 में एक आर्टिकल लिखा, जो नाम था आर्टिकल का प्रॉब्लम्स ऑफ, ये याद कर लेना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। यूरोप के संबंध में इन्होंने लिखा, और भी कुछ थ्योरी सिद्धांत उसी में दिया। तो इन्होंने ये कहा, इस थ्योरी का जो मुख्य बात ये कहा कि एक बड़े और प्लानिंग तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है देशों में, और पूरे क्षेत्र में जो हो, किसी भी देश में गवर्नमेंट को देश के सभी क्षेत्रों में, कोने कोने में एक बड़े इन्वेस्टमेंट करें, और बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एक क्षेत्र दूसरे पे प्रभाव डालेंगे, विकास के लिए पुश करेंगे। तो बिग पुश थियरी यहीं से आया कि बड़े धक्के की सिद्धांत है, बड़े धक्के की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता है, थोड़ा बहुत उद्योग धंधा चलता रहता है, थोड़े बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, तो ऐसे वो थोड़े बहुत इनकम और थोड़े बहुत बचत और थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट में फंसे रहेंगे। तो इसके लिए इसको इस चक्र से बाहर निकलने के लिए कहा कि बहुत बड़े मात्रा में इन्वेस्ट करें, और बहुत बड़े मात्रा में जब इन्वेस्ट होगा तो बड़े मात्रा में उत्पादन होगा, बड़े मात्रा में लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो मूलभूत जानकारी थी इस सिद्धांत की, वो ये है कि रोजेस्टिन रोडान ने इसका प्रस्तुतिकरण किया, इसको प्रस्तुत किया, और 1943 में किया। आगे इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो मुख्य धारणा, जो मुख्य बात इसका है, जो मुख्य इसका लाइन है, वो ये है कि अगर एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ बड़े स्तर पर निवेश किया जाए, तो सेक्टर की वृद्धि दूसरे सेक्टर की मांग बढ़ाकर पूरे देश में विकास चक्र चला सकती है। तो इनका ये कहना था, मुख्य बात ये थी इस बिग पुश थ्योरी की, कि बड़े स्तर पे, यानी कि बहुत बड़े मात्रा में, बड़े पूंजी की मात्रा इन्वेस्ट किया जाए देश के विभिन्न क्षेत्रों में, किसी एक क्षेत्र में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों। विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो विभिन्न क्षेत्र मुख्य रूप से हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र होता है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र होता है, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है, द्वितीय क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन निर्माण, और तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर आता है, हम जानते हैं।
तो ये तीनों क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में भी बड़े स्तर पे निवेश करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी बड़े स्तर पे, और सर्विस सेक्टर में भी बड़े स्तर पे निवेश करने से क्या होगा कि एक दूसरे को ये प्रभावित करेंगे और एक बड़ा धक्का लगेगा। बड़ा धक्का ये नहीं कि हम पृथ्वी का ग्लोब ला कर रखें और उस पर बड़ा धक्का लगवाएं, ऐसा नहीं है। इसको बिग पुश थ्योरी इसलिए कहा कि बड़े मात्रा में निवेश करें। बड़े मात्रा में निवेश होगा तो बड़े मात्रा में लोगों को रोजगार मिलेगा, बड़े मात्रा में उत्पादन होगा, तो और ये सभी क्षेत्रों में एक साथ होगा तो पूरे देश का, पूरे इकोनॉमी का विकास होगा। यदि हम केवल मान लें केवल कपड़ा उद्योग में निवेश किया जाए तो वो निवेश केवल कपड़े उद्योग तक ही प्रभावित रह जाएगी और अन्य लोगों तक ये नहीं पहुंचेगा। अन्य लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो वो अपने आवश्यक वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन एक साथ यदि कृषि में, परिवहन में, शिक्षा में, उद्योग में निवेश किया जाए तो बड़े मात्रा में लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो उनको पैसे मिलेंगे, आय बढ़ेगा, फिर वो उपभोग बढ़ाएंगे, मांग उत्पन्न करेंगे, जिससे सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे। जैसे यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, लोगों को रोजगार दिया गया, तो लोगों के जेब में पैसे जाएंगे। तो लोग ऐसा नहीं कि केवल दाल चावल ही खाते हैं, वो कपड़े भी पहनते हैं, तो कपड़े की मांग करेंगे। कपड़ा से द्वितीय सेक्टर का है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का मामला है, वो जूते भी खरीदेंगे, वो चश्मा भी खरीदेंगे, वो मोबाइल भी खरीदेंगे, तो वो दूसरे क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र में वो होटल में खाना भी खाएंगे, वो टैक्सी में बैठ के जाएंगे भी, तो सर्विस सेक्टर का भी विकास होगा। तो इस तरह से होल इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है यदि बिग पुश थ्योरी हम अपनाते हैं तो। इसके मुख्य विशेषताएं क्या है, इसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। इसको सिद्धांत के मुख्य तत्व, की एलिमेंट्स या फीचर्स भी इसको हम कह सकते हैं। फीचर्स, यदि फीचर्स पूछे बिग पुश थ्योरी के, या विशेषताएं, तो इसी को हम लिखेंगे विशेषताएं। तो विशेषताएं में पहला विशेषता है मास प्रोडक्शन एंड मास कंजम्पशन। जब बड़ा निवेश होगा तो बड़ा उत्पादन होगा, बड़े लेवल पे उत्पादन होगा, बहुत ज्यादा उत्पादन होगा, तो मास प्रोडक्शन होगा। उद्योग बढ़ता है तो आय उत्पन्न करता है। मास प्रोडक्शन होगा तो उस बड़े मात्रा में उत्पादन के लिए बड़े मात्रा में रोजगार की जरूरत होगी, बड़े मात्रा में लोगों को रोजगार मिलेगा, बड़े मात्रा में लोगों की जरूरत होगी, तो उनकी आय बढ़ेगी। उनकी आय बढ़ेगी तो वो उसका आय को खर्च करेंगे अपने जरूरत के वस्तुओं पे, उनकी मांग बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगा और दूसरे उद्योगों पे मांग बढ़ेगा। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि एक क्षेत्र का आदमी, अब जैसे उद्योग में जो कपड़ा उद्योग में काम कर रहा है तो उसको जो इनकम मिलेगा वो केवल कपड़ा ही नहीं खरीदेगा, फिर वो चावल भी खरीदेगा, फिर वो मक्की भी खरीदेगा, फिर वो दालें भी खरीदेगा। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी उसका प्रभाव जाएगा। समन्वित निवेश पर बल दिया गया इसमें। एक साथ कई क्षेत्रों में निवेश होने से परस्पर लाभ होता है, यानी कि सभी क्षेत्रों में परस्पर कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट हो, समन्वय हो प्रत्येक क्षेत्र में, और एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए तो सभी क्षेत्रों का एक साथ समन्वय पूर्वक विकास हो सकता है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, इम्परफेक्ट कंपटीशन। छोटे निवेश से सीमित लाभ होता है, जबकि बड़े निवेश से बाहरी लाभ पैदा होता है। बड़े निवेश से बाहरी लाभ पैदा होता है। बाहरी लाभ क्या है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या है। बाहरी लाभ का मतलब जैसे गवर्नमेंट सड़क बनाएगी या शिक्षा देगी, अच्छी शिक्षा देगी तो अच्छे स्किल्ड वाले लोग आएंगे और उनको रोजगार दिया जाएगा तो अच्छा उत्पादन होगा। संचार का विकास होगा, टेलीकॉम और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फैसिलिटी है वो विकास होगा, तो इससे उद्योगों को लाभ होगा और इससे सभी क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर में हो, चाहे ट्रेजरी सेक्टर में हो, सभी लोगों को, सभी उद्योगों को लाभ होगा और डेवलपमेंट होगा। तो ये मास प्रोडक्शन एंड मास कंजम्पशन इसका मुख्य विशेषता है। समन्वित निवेश, सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करके निवेश हो, और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, और बाहरी एक्सटर्नल इकोनॉमीज आता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, बिग पुश का प्रभाव क्या होगा, इंपैक्ट ऑफ बिग पुश। यदि हम बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट करें तो बिग पुश करें, बिग पुश का मतलब बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट, बड़ा धक्का मतलब बड़ा निवेश, ये ध्यान रखना है। तो जब बड़ा निवेश करेंगे तो बड़े मात्रा में उत्पादन होगा, बड़े मात्रा में यानी कि उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। बड़े मात्रा में उत्पादन करने के लिए बड़े लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, तो रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा तो बड़े मात्रा में लोगों की आय बढ़ेगी, तो आय पर प्रभाव पड़ेगा, उनके जेब में पैसे जाएंगे क्योंकि वो काम करेंगे, उनको उसके बदले में पारिश्रमिक दिया जाएगा, उनके जेब में पैसे जाएंगे, उनके जेब में पैसे जाएंगे तो वो अपने आवश्यक वस्तुओं को क्रय करेंगे, यानी कि उपभोग बढ़ेगा, यानी कि उपभोग पर प्रभाव या मांग पर प्रभाव, तो घरेलू मांग में बढ़ोतरी होगी। इस तरह से अर्थव्यवस्था दुष्चक्र से निकल करके सुचक्र में पहुंच जाएगी, यानी कि बड़े स्तर पे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो जाएगा।
उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तकनीकी प्रगति यानी कि तकनीकी पर प्रभाव पड़ेगा, आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाएगा जिससे कि ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हो, और इस प्रकार से देश गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएगा, यानी कि गरीबी पर प्रभाव, गरीबी से बाहर निकलने के जो दुष्चक्र की बात होती है उस चक्र से अर्थव्यवस्था बाहर निकल जाएगी। तो ये प्रभाव होते हैं, लेकिन ये सिद्धांत आलोचना से परे नहीं है, इसकी आलोचनाएं भी की गई कि इतना भारी निवेश जब करना है तो निवेश आएगा कहाँ से, पूंजी यही सबसे बड़ी समस्या रहती है। गवर्नमेंट को के पास पूंजी नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर इतनी बड़ी भारी निवेश कर नहीं सकता है क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं है। तो ये समस्या सबसे बड़ी है कि ये निवेश कहाँ से होगा, कहाँ से आएगा। सरकारी योजनाओं की असफलता, चूंकि बड़ा निवेश गवर्नमेंट ही कर सकती है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जो निवेश होते हैं उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ऐसा देखा गया है कि अच्छे कुशल लोग नहीं होते हैं, कुशल होते हैं तो भी गवर्नमेंट सेक्टर में आकर के वो अकुशल हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था पे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी उसका सफल होने की चांसेस बहुत कम रहेंगे, असफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये एक जोखिम बना रहेगा, रिस्क है। बाजार की मांग और आपूर्ति में हमेशा असंतुलन होता है, जितने मात्रा में आउटपुट किया गया, उत्पादन किया गया, उतनी मात्रा में डिमांड होगा कि नहीं होगा, और ये बड़ी समस्या हो जाती है। यदि जितनी मात्रा में आउटपुट बढ़ाया गया उतनी मात्रा में डिमांड नहीं बढ़ा तो ऐसी स्थिति में इन्वेंट्री में वृद्धि हो जाएगी। इन्वेंट्री में वृद्धि होने से फिर उत्पादन को कम करना पड़ेगा, उत्पादन कम करने के लिए फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को बाहर करना पड़ेगा, छटनी करनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी और अर्थव्यवस्था फिर लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी। तो ये इस सिद्धांत की जो आलोचना है इस रूप में है। कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि बिग पुश थ्योरी बताता है कि आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा संगठित और समन्वित प्रयास की जरूरत है, यानी कि बड़े निवेश की जरूरत है। छोटे छोटे और बिखरे हुए प्रयास पर्याप्त नहीं होते हैं। छोटा निवेश जैसा कि चल रहा है हर गरीब देश में और डेवलपिंग कंट्रीज में चल रहा है, तो इस प्रकार के निवेश से कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए यदि हमें देश की गरीबी, बेकारी और अविकास के दुष्चक्र से बाहर निकलना है तो निश्चित रूप से हमें बिग पुश थ्योरी को अपनाना होगा, यानी कि बड़ा धक्का सिद्धांत। बड़ा धक्का का मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट को अपनाना ही होगा, तभी हम विशियस साइकिल से बाहर निकल पाएंगे। तो ये था गरीबी का बिग पुश थ्योरी सिद्धांत। सिद्धांत कितना समझ में आया, कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।